Welcome. IPSAS 17, IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे IPSAS का स्टैंडर्ड नंबर 17 जो कि IAS का स्टैंडर्ड नंबर 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली जो IPSAS 17 जो है पब्लिक सेक्टर के लिए जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का बनाया गया है वो प्राइवेट सेक्टर के IAS 16 ही की बेस पर बनाया गया है और इनका जो मेन हेडिंग्स है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। तो IPSAS 17 बेसिकली PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम शॉर्ट टर्म्स में PPE का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इसके मतलब इसको कवर करता है। और इसकी जो पहला पार्ट वो है रिकग्नाइजेशंस ऑफ नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स। नॉन करंट टेंजिबल एसेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। IPSAS जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की जगह नॉन करंट एसेट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और टेंजिबल नॉन टेंजिबल्स का आपको पता है कि टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स वगैरह हो गए। तो लॉन्ग टर्म्स टेंजिबल एसेट की जगह हम नॉन करंट टेंजिबल एसेट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद IPSAS 17 आपको हेरिटेज एसेट्स के बारे में बताएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के बारे में, और डिटर्मिनेशंस ऑफ कैरिंग अमाउंट्स कि कैरिंग अमाउंट को कैसे फाइंड करनी है, उसको डिटरमाइन करनी है फॉर द फॉरवर्डिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशंस और डी रिकग्नाइजेशंस ऑफ PPE को जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने आउट करना है तो उसको कैसे डी रिकग्नाइज करना है। और डिस्क्लोजर नोट्स जो कि IPSAS के आपने हर एक कैंट पे देखा था कि डिस्क्लोजर नोट्स देने होते हैं, तो वो आप देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स क्या है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेसिकली टेंजिबल्स आइटम्स होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जो आप हेल्ड करते हैं फॉर यूज़ के लिए इन द प्रोडक्शन, अपनी किसी प्रोडक्शन में आपने यूज़ करना है, या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस के लिए आपने यूज़ करना है, सर्विस फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड, और 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपने इसको यूज़ करना है। आप प्रोडक्शंस में कैसे हो गए, जैसे आप कोई वहाँ पे कोई चीज़ आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेसिकली प्रोडक्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स गवर्नमेंट के जैसे स्टोरेज हाउसेस होते हैं जिसमें वो चीज़ों को फर्दर आके सप्लाई का काम करते हैं। सर्विस फॉर रेंटल टू अदर, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की डिफरेंट बिल्डिंग्स होती है, उन्होंने रेंट के लिए आगे दी होती हैं, वहाँ से रेंटल अर्निंग कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेनुलर फ्रंट की जो बिल्डिंग, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उनको ये रेंट पे दे देते हैं और वहाँ से अर्निंग करते हैं। जैसे इस्लामाबाद में जो फेडरल ऑडिट के दफ्तर हैं वो बेसिकली बेनुलर फंड के ही बिल्डिंग्स में हैं, तो वो बेसिकली रेंटल के लिए यूज़ हो रहा है। बेनुलर फंड के लिए वो PPE है। एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ जो ऑफिस खुद उसको यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स है उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी होगी। और इसी तरह नीचे जो एकेडमी की बिल्डिंग है, पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट एकेडमी की जो बिल्डिंग है वो उसको सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग वो, और ये 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ होता है। अगर आप 1 साल में करेंगे तो फिर करंट एसेट में शिफ्ट हो जाएगा। टेंजिबल एसेट आर दोज डेट आर फिजिकल इसका होना लाजमी होता है, ठीक है। इसमें कैरिंग अमाउंट जो होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, उस साल की डेप्रिसिएशंस को माइनस करके, और अगर कुछ में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ हो तो टोटल एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को भी माइनस करना होता है और डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, और जो बाकी अमाउंट होती है वो हमारी कैरिंग वैल्यू कहलाती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम रिकग्नाइज कैसे करते हैं, मतलब वो कौन सा टाइम पीरियड होता है जब हमने इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंटर करना होता है, एसेट के तौर पे कब इसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें 2 खूबियाँ होनी लाजमी होती हैं। इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और सर्विस पोटेंशियल्स विल फ्लो टू द एंटिटी, कि इस PPE की वजह से आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स आए आपकी एंटिटी को, या आप उसको सर्विस एज अ सर्विस पोटेंशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो जब ये 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हो, या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो या सर्विस डिलीवरी के लिए आप उस बिल्डिंग्स को यूज़ कर सकते हो या व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं, उस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली वो इस पहले पार्ट के अंदर कवर हो जाएगा। और दूसरा पार्ट है कि द कॉस्ट और फेयर वैल्यू, या तो उसकी कॉस्ट या उसकी फेयर वैल्यू आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया तो उसको इंटर भी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो कोई ना कोई वैल्यू आपने इंटर करनी होती है, तो आपको वैल्यू किसी न किसी फॉर्म में आपको उसकी मालूम हो। इसको प्रेजेंट कैसे करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर,
तो पीपी बेसिकली चूँकि लॉन्ग टर्म एसेट जो कि साथ में इसका लफ्ज़ अब चेंज हो गए नॉन करंट एसेट्स है, तो बेसिकली इसको हम फाइनेंशियल पोजीशंस के अंडर इंटर करते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जिसका फाइनेंशियल पोजीशन की जगह हमने अमूमन नाम सुना होगा बैलेंस शीट का लफ्ज़। तो बैलेंस शीट की जगह एहसास में हम उसको फाइनेंशियल पोजीशंस बोलते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट की जगह हम नॉन करंट एसेट इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसको हम फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर नॉन करंट एसेट्स में इंटर करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एहसास के फाइनल क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है या सिफा के किसी लेवल पे, इसके अलावा सीमा वगैरह के किसी लेवल पे, कि जब भी पीपीई को आप सेल के लिए उसको कंसिडर करते हैं कि इस साल इस इक्विपमेंट को, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हमने सेल कर देना है, तो अब वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होता, बेसिकली वो नॉन करंट एसेट से शिफ्ट हो जाता है आपका करंट एसेट में, क्योंकि आपने उसको एक साल के अंदर डिस्पोज करना होता है, पेंडिंग सेल में पड़ा होता है, तब उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आप उसको करंट एसेट कंसिडर करते हैं। फिर आपने जब भी उसको इंटर करना होगा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो करंट एसेट वाले पोर्शन में इंटर करना होगा और नीचे नोट्स में बताना होगा कि इसको हमने क्यों शिफ्ट किया है नॉन करंट एसेट से करंट एसेट्स में। अब आपने इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, इनिशियल ट्रीटमेंट। तो इनिशियली बेसिकली अगर तो आपने उसको कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है, जो आपका खर्चा आया हुआ होता है उस पीपीई को एक्वायर्ड करने में। फॉर एग्जांपल आपने परचेज़ किया, एक व्हीकल्स परचेज़ की है, तो उसकी परचेज़ कॉस्ट, उसकी ड्यूटीज़ और उसके टैक्सेस, ये आपने उसकी कॉस्ट में शामिल करना है। उसके अलावा ब्रिंगिंग कॉस्ट टू बी यूजेबल, उसको यूजेबल फॉर्म तक लाने में जो आपकी ब्रिंगिंग कॉस्ट लगेगी उसको लगाना है। इसके अलावा रिमूविंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ। अब देखें ये एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ है, लेकिन बाज़ मशीन्स ऐसी होती हैं जो हैवी मशीन्स होती हैं, ख़ास आईटी और टेक्निकल नेचर्स की होती हैं, तो उनमें फिर ये कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ पीपीई इनिशियल ट्रीटमेंट। एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो हमने पीछे कॉस्ट देखी, इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी होती हैं जिसको भी हम उसकी मेन कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, स्टाफ कॉस्ट, अगर कोई ऐसे स्टाफ है जो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है उससे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस के साथ या उसकी एक्विजिशंस के साथ, तो उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशंस, आपने हैवी मशीन को इंस्टॉल करना है किसी जगह पे, तो वो आपने उसको एक रफ प्लेस पे नहीं करते बल्कि उसके लिए एक साइट प्रिपेयर करती है प्रॉपर, तो ये साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट होती है, उसको भी आप उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट को भी आप शामिल करेंगे। इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट को भी शामिल करेंगे, जो आप इंस्टॉल करते हुए जितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द एसिड, ये शुरू में एक टेस्ट किया जाता है एसिड को कि वेदर इट इज़ इन प्रॉपर फॉर्म और नॉट, तो वो उस कॉस्ट को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है, जो आप उसका उस इक्विपमेंट का, प्लांट का जो एक माहिर बंदा होता है, उसको आप एक फ़ीस देते हैं उस एसिड्स को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए, तो उसको भी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को भी आप शामिल करना है। अच्छा, ये सारी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जितनी भी हैं, इनको इनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपने शामिल करना है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होंगी जैसे आपने उसको शामिल करना है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको आपने शामिल नहीं करना, ठीक है, इफ्सास ने आपको खुद बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आपने शामिल नहीं करना। क्यों? कॉस्ट इनकर वाइड इन आइटम्स केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज़ येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज़ और ऑपरेटिंग एट लेस दैन फुल कैपेसिटी, तो इस कॉस्ट को भी आपने शामिल नहीं करना। अब नॉर्मल लॉस आपका कोई हो जाता है, ठीक है, लेबर का हो या मटेरियल का हो, वो भी आपने शामिल नहीं करता। नॉर्मल लॉस जो है वो अलहदा चीज़ होती है, अब नॉर्मल जो होती है वो अलहदा, जैसे कोई आग लग गई, कोई तूफान आया और कुछ सैलाब आया, उसमें आपका मटेरियल ज़ाया हो गया, ठीक है, तो इसको शामिल आपने नहीं करना। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशंस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, आपने एक दफ़ा मशीन को इंस्टॉल कर लिया था प्रॉपर साइट प्रिपेयर करके, नई मैनेजमेंट कहती है कि इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से किसी और जगह पे, किसी साइट, तो ये रीलोकेशन या रीऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं, इसको आपने कॉस्ट को शामिल नहीं करना। नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर्स में नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स का मतलब कि बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। गवर्नमेंट को बाज़ औक़ात डोनेशंस की फॉर्म में कुछ चीज़ें मिलती हैं, ग्रांट्स मिलती है, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक मेडिकल इक्विपमेंट मिला है हॉस्पिटल के लिए डोनर कंट्री की तरफ से, तो अब आपने चूँकि वो एक्वायर्ड तो नहीं किया, परचेज़ तो नहीं किया, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन आपने उसको इंटर तो करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो आप उसको किस कॉस्ट में इंटर करेंगे, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो बेसिकली नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से जब भी आपको कोई एसेट्स मिलता है,
तो आप उसको फेयर वैल्यू पे इंटर करते हैं, और फेयर वैल्यू उस डेट की होती है जिस दिन आपने वो एसेट को एक्वायर्ड किया होता है। फॉर एग्जांपल जब ये मेडिकल इक्विपमेंट मिला तो आपने मार्केट में देखना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इस मेडिकल इक्विपमेंट की क्या प्राइस थी, या अगर आप ये ख़ुद परचेज़ करते तो आपको किस कॉस्ट पे पड़ता, तो वो कॉस्ट बेसिकली फेयर वैल्यू जो मार्केट में बाइंग प्राइस होती है उसको आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंटर करना होता है। अब फेयर वैल्यू हमने लफ्ज़ यूज़ किया, तो फेयर वैल्यू बेसिकली होती क्या है? फेयर वैल्यू होती है एक ऐसी अमाउंट जिस पे एसेट ईजिली एक्सचेंज हो सकता हो मार्केट में, या लाइबिलिटी एक्सचेंज हो सकती हो, किसके दरमियान? नॉलेजेबल पार्टीज़ के दरमियान और विलिंग पार्टीज़ के दरमियान। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, ईजिली विलिंग पार्टीज़ के दरमियान जो कि विल भी हो परचेज़ करने में और सेल करने में, और नॉलेज रखता हो उस चीज़ का, तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू होती है उसमें चीज़ की। जैसे इसने एग्जांपल दी कि आपको बुक पब्लिशर डोनेट कर देते हैं अगर आपको कुछ टेक्स्ट बुक स्कूल्स के लिए। अब स्कूल को चूँकि वो बुक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, लेकिन उनका चूँकि अब एसेट्स बन गया तो उन्होंने इस एसेट की वैल्यू अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर डालनी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उस बुक की जो भी उसकी जो लिस्ट प्राइस होगी, पब्लिशर जो लिस्ट प्राइस होगी, उसको आप इंटर कर देंगे। लेकिन एक्चुअली बेसिकली तो कॉस्ट उसकी स्कूल के लिए नील होती है, लेकिन चूँकि वो एसेट बन गया तो उसने फीचर ट्रीटमेंट भी करनी है, तो उसके लिए आप उस कॉस्ट को लिख देंगे और नीचे नोट्स में दे देंगे कि हमें ये डोनेशन की फॉर्म में ये चीज़ मिली है। अब नेक्स्ट ईयर क्या है? द इंक्रीज इन प्रॉपर्टी। अच्छा, जब इंक्रीज इन प्रॉपर्टी होता है तो बेसिकली आपको क्रेडिट एंट्री करनी होती है रेवेन्यू में, क्योंकि बेसिकली पीपी जब भी इंक्रीज होता है नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के थ्रू में, नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के बोथ साइड आर नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मनी। तो जब आपको फ्री में एक चीज़ मिल गई तो बेसिकली वो आपका रेवेन्यू हो गया, तो वो आपके लिए क्रेडिट एंट्री पड़ जाएगी रेवेन्यू में, ठीक है। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट कैसे करनी है अपनी पीपी की? इनिशियल तो हमने बता दिया, या कॉस्ट पे करेंगे, और इन केस अगर आपको नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के थ्रू मिली है तो आप उसको फेयर वैल्यू पे इंटर करते हैं। अब वो कहता है कि आफ्टर एक्विजिशन ऑफ पीपी एंटिटी मे चूज एदर द कॉस्ट मॉडल और द रीवैल्यूएशन मॉडल हैज़ इट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बेसिकली जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन का या कॉस्ट मॉडल, ये बेसिकली आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से ताल्लुक़ रखता है। तो पीपी ये इप्सास 17 या IAS 16 आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल क्या होता है? बेसिकली जिस चीज़ पे आपने परचेज़ किया उसमें से आपने एक डेप्रिसिएशंस माइनस कर देना है उस साल की, और अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, उस पर कोई डिफेक्टेड हुआ है, उस लॉस को माइनस करके जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी कैरिंग वैल्यू होती है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो कॉस्ट मॉडल तो सिंपल है। रीवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली क्या होता है कि हर साल के आखिर में अपनी एसेट की रीवैल्यूड करते हैं कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, रीवैल्यूड एट फेयर वैल्यू मार्केट में क्या है। लेकिन कहता है कि इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फेयर वैल्यू फाइंड करना डिफ़िकल्ट है, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, मतलब उस टाइप का कोई मार्केट में आइटम मौजूद नहीं है तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की कोई चीज़ देखते हैं मार्केट में, तो उसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। कहता है बाज़ दफ़ा क्या होता है मार्केट बेस्ड एविडेंस भी आपको नहीं मिलता, तो अब आप उसकी फॉर्म में, जब कोई एविडेंस भी नहीं है मार्केट में, आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आईटी की या मेडिकल की वैसी इक्विपमेंट डोनेट हो गई है जो कि आपके कंट्री में सिमिलर वो चीज़ भी मौजूद नहीं है और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ भी मौजूद नहीं है, तब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इन तीन चीज़ों में से कोई सा भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये बेसिकली रिप्रोडक्शन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सर्विस यूनिट अप्रोच, ये बेसिकली तीनों तरीके जो हैं ये रीवैल्यूएशन मॉडल के आगे टाइप्स हैं, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? इन सम केसेस एसिड को आपने रिप्रोड्यूस करना होता है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना होता है। जैसे उसने एग्जांपल दी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग अगर फॉर एग्जांपल आग लग जाती है, उसमें फायर हो जाती है, उसमें कोई लॉस हो जाता है, अब आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग को नया नहीं बनाएंगे बल्कि उसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग की एक वर्थ होती है, ठीक है, तो उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। या कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, जैसे शाही किला है, तो अब आप उसको नया नहीं बनाएंगे बल्कि उसको रीबिल्ड करेंगे। तो रीबिल्ड करना मतलब उसको रिप्रोड्यूस करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो जो उसकी कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को आप शामिल कर लेंगे उसकी प्रीवियस के अंदर
इम्पेयरमेंट माइनस करने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग में से इम्पेयरमेंट को माइनस करेंगे पहले, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस कि कितनी वैल्यू गिर गई, उसके बाद आपकी जो रिप्रोडक्शन कॉस्ट उस पर फर्दर लगेगी, उसको ऐड करके उस बिल्डिंग की वैल्यू को आप फेयर वैल्यू कंसीडर करते हुए रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके इंटर कर देंगे। दूसरा तरीका है डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बाज़ दफ़ा हम डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या हम करते हैं, बाय रेफरेंस टू बाइंग प्राइस ऑफ अ सिमिलर एसेट विद सिमिलर रिमेनिंग सर्विस पोटेंशियल इन एक्टिव एंड लिक्विड मार्केट। मार्केट से कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिस एसेट जो आपके एसेट से मिलता जुलता एसेट हो, सेम एसेट हो तकरीबन, और उसकी सर्विस कंसीडर करते हैं सिमिलर। फॉर एग्जांपल आपका एसेट 10 ईयर पहले परचेज किया था, अब उसकी 4 ईयर सर्विस बाकी है, तो आप भी उसको सिमिलर करेक्टरिस्टिक एसेट लेंगे, उस पर 6 ईयर की डेप्रिसिएशन अप्लाई करके उसको अपने 4 ईयर के एसेट के बराबर लाएंगे रिमेनिंग सर्विसेज के हवाले से। फिर उसकी कॉस्ट को और अपनी कॉस्ट को आपस में मैच करेंगे। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट कम है तो इसका मतलब आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप अपनी एसेट को रीवैल्यूट करके उसकी जो कॉस्ट होगी उस पर इंटर कर लेंगे। लेकिन इन केस आपकी कॉस्ट कम है और उसकी एसेट की जो आपने मार्केट से पिक किया ज़्यादा है, तो फिर आप अपने एसेट की कॉस्ट को शिफ्ट कर देंगे उस एसेट की कॉस्ट पे। तो ये आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आपका यूज़ हो जाएगा। इसको हम आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से भी देखेंगे। सर्विस यूनिट अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है कि एसेट की रिमेनिंग सर्विसेज को देखा जाता है कि अब इसकी सर्विसेज कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रिंटर किया था, 100 कॉपी प्रिंट करता है डेली, अब वो 100 नहीं करता बल्कि 60 प्रिंट करता है, तो आपने उसके हिसाब से अब आपने उसकी जो है ना वैल्यू को इंटर करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशंस, जब भी आप रीवैल्यूएशन करते हैं तो इसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। इन केस अगर इंक्रीज हुआ है तो आप उसको एनी इंक्रीज इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू अ रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे आप। लेकिन अगर कोई रिडक्शंस होती है तो रिडक्शंस को आप बेसिकली अपने एक्सपेंस कंसीडर करते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर डालते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का लफ्ज़ इफ्सास के अंदर यूज़ होता है, नॉर्मली जो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन इफ्सास के अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का लफ्ज़ यूज़ करना है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है डिक्रीज, अ डिक्रीज विच रिवर्स पार्ट ऑफ ऑल प्रीवियस इंक्रीज फॉर द सेम एसेट क्लास इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। कि अगर आपका कोई डिक्रीज हो रहा है विच रिवर्स पार्ट ऑफ, लेकिन पहले आपका प्रीवियसली इंक्रीज हो चुके थे, एक एसेट में जैसे ऊपर क्रेडिट एंट्री पड़ी, आपने उसका रीवैल्यूएशन इंक्रीज किया हुआ है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करते रहे हैं, अब उसमें डिक्रीज आ गया, तो जो अब डिक्रीज आएगा इसको आपने डेबिट करना है पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व तक। जब तक रीवैल्यूएशन का रिजर्व आपका नील नहीं होगा तब तक आपने इसको डेबिट करते जाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व तक। जब रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस आपका नील हो जाएगा देन उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर करेंगे उस एसेट की कॉस्ट के अगेंस्ट। अच्छा, पीपीई जो है बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के हवाले से रीवैल्यूएशन 2 तरीके बताता है। तो हम चूँकि अभी इफ्सास के डिप्लोमे के हवाले से स्टडी कर रहे हैं मेनली, तो पहला तरीका हमारे इससे रिलेटेड नहीं था, जबकि दूसरा तरीका तो सिंपल से है कि आप एसेट में से टोटल जो है वो एलिमिनेटेड कर देनी है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को ऑफ द एसेट एंड नेट अमाउंट रीस्टेटेड कर देंगे रीवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज फॉर बिल्डिंग, ठीक हो गया, कि जितनी भी आपने जब भी रीवैल्यूड की तो जिस वैल्यू तक आप पहुँचे उस रीवैल्यूड अमाउंट को आपने इंटर कर देनी है अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट के अगेंस्ट। अब ये एग्जांपल देख लें रीवैल्यूएशन की, नॉर्मल सी एग्जांपल है, कोई इतनी टफ नहीं है। ये कहता है 31 दिसंबर 2000 X0 10 कंसिडर कर लें, यूनिवर्सिटी ने एक बिल्डिंग परचेज की 8 लाख की 10 ईयर अर्लियर, 10 साल पहले इतने की। यूनिवर्सिटी के पास एक बिल्डिंग है 10, जो कि उसकी 10 साल पहले उसकी वैल्यू 8 लाख थी और उस पर वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करता है 2% के हिसाब से। तो 2% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन, तो 1 साल का उस पर डेप्रिसिएशन जो हम करते हैं 2% पर ईयर के हिसाब से, तो 1% इसका बन जाएगा कितना, ठीक है, और 2% के हिसाब से इसका हम जब देखते हैं तो इसकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाती है तकरीबन 160,000, ठीक है। तो अब इसकी देखें 8 लाख में से
आपने 160 माइनस करेंगे तो बेसिकली इसकी डेप्रिसिएशन के बाद इसकी ओरिजिनल वैल्यू 31 दिसंबर 2010 को जो है वो 640,000 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अब 2011 को एक दिन बाद इन्होंने इसको रीवैल्यूएट किया मार्केट में कि इसको रीवैल्यूएशन करते हैं फेयर वैल्यू के हिसाब से, तो पता लगा जो हम इसको डिप्रिसिएशन के बाद 640 पे ले आए हैं, बेसिकली इसकी वैल्यू 640 नहीं है बल्कि 10 लाख है, 1 मिलियन। अब क्या होता है बेसिकली 640 से इंक्रीज होता है आपका 1 मिलियन पे, और अब इसकी रिमेनिंग सर्विस कितनी है 40 ईयर्स की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है 1 मिलियन में से 640 को माइनस करेंगे तो 360 आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। और इसकी पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी पॉलिसीज इज टू एलिमिनेट ऑल प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपॉन रीवैल्यूएशन। जब भी रीवैल्यूएशन में इनकी इसमें आपकी वैल्यू रीवैल्यूएशन का प्रोसेस करते हैं तो ये तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को आउट कर देता है। तो 360 के अगेंस्ट हम सबसे पहले बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके 160 का आउट करेंगे और बाकी 2 को जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्रीज़ करेंगे। तो अब बिल्डिंग की कॉस्ट देखें, पहले जो है वो 8 थी और 8 से स्टार्टिंग में 8 थी, उसके बाद डेप्रिसिएशन होकर 640 हुई और अब दोबारा इंक्रीज़ करके 10 पे पहुंच गई। तो 8 लाख से 10 लाख 1 मिलियन पे हुई, तो बेसिकली 2 लाख का इजाफा हो गया इसमें। तो डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 160 और क्रेडिट रीवैल्यूएशन 360। इसको अगर टेबल की फॉर्म में देखें तो आप एक बिफोर रिवैल्यूएशन का बनाएं, एक आफ्टर रिवैल्यूएशन का बनाएं और इसमें डिफरेंस का एक बना लें, मूवमेंट का जिसे कहते हैं शिफ्ट का। तो कॉस्ट देखें, पहले 8 थी, अब आपकी कितनी हो गई 8 के बाद आपकी कितनी होगी 1। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 160 नेगेटिव, अब उसको आउट कर दिया, तमाम मूवमेंट कोई नहीं हुई। नेट वैल्यू आपकी 640 से 1 मिलियन पे पहुंच गई। तो 360 का क्रेडिट के हिसाब से सेम एंट्री जो आपने ऊपर की थी वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग, अब इसकी रिमेनिंग सर्विस उसने बताया कि आपकी लाइफ जो है वो 40 ईयर है। तो अब इसकी चूँकि रीवैल्यूएशन के बाद इसकी वैल्यू है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को 40 पे डिवाइड करेंगे तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन 25,000 आ जाएगी। क्लासेस ऑफ एसेट, पीपी के कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, एग्जांपल जैसे वो आपको बता रहे हैं, लैंड एग्जांपल है इसकी, ऑपरेशनल बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क, ये भी आपकी एग्जांपल है पीपी की। शिप्स हो गई जो आपकी कश्तियाँ बड़ी, वो भी एग्जांपल। एयरक्राफ्ट आपके जहाज़, वेपन सिस्टम, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑयल रिग्स, बियर प्लांट भी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बियर प्लांट वो हैं जो कि एक फल देने वाला दरख्त होता है। तो फल देने वाला जो दरख्त है, फॉर एग्जांपल सेब का दरख्त है, एप्पल का, तो वो जो दरख्त है आपका वो बेसिकली आपका एसिड है पीपीई के, उसके ऊपर जो फल लगता है वो आपका पीपी के अंदर नहीं फॉल करेगा, वो बल्कि एग्रीकल्चर के अंदर चला जाएगा जब तक वो दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ है। वो जिस दिन उस फल को आप काट लेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री बन जाएगी। जब तक ऊपर लगा है तो उसको आपने एग्रीकल्चर इफ्सास के मुताबिक हैंडल करना है, जैसे फल को तोड़ लेंगे तो आपने उसको इन्वेंट्री वाले इफ्सास के मुताबिक हैंडल करना है। लेकिन जो दरख्त है, जो सेब का दरख्त है जो कि लगा रहेगा कुछ अरसे के लिए, वो जो है वो आपका बियर प्लांट पीपीई के अंदर इफ्सास 17 के अंदर कंसिडर होगा। हेरिटेज एसिड्स भी इसी के अंदर आता है। हेरिटेज एसिड्स कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे अब शुरू में एग्जांपल दी, जिनकी इनकी कल्चरल वैल्यू होती हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, एजुकेशनल हिस्टोरिकल टर्म्स होती हैं कि आप उसको जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में पेशावर में जो आपका मेन एक जो है कॉलेज है, और इसी तरह शाही किला जो हो गया आपका, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी कोई कह ले मीनार पाकिस्तान, ये भी आपका हेरिटेज एसिड के अंदर कंसीडर होगा। ये बेसिकली ऐसी होती हैं जिनको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, और इनको आप इरिप्लेसेबल रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी वैल्यू में इंक्रीज ओवर टाइम, इनकी फ़िज़िकल कंडीशन बेशक ख़राब हो रही हो लेकिन उसके बावजूद इनकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। और कहता है इसके लिए मुश्किल होता है कि आप एस्टिमेट करें इनकी यूज़फुल लाइफ को, ठीक है, वो मे बी मैनी 100 ईयर्स भी हो सकती है। हेरिटेज एसिड्स को अपनी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालना है, ये वैल्यूएशन कैसे इसकी करनी है, ठीक है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने कंसीडर करें आप कि हेरिटेज एसिड अगर आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता हो और सर्विस
प्रोवाइड करने की वजह से, जैसे PPE की तरह वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको PPE के मुताबिक ही हैंडल करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IPSAS 17 के मुताबिक। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर हेरिटेज एसेट भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपने इसको IPSAS 17 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के मुताबिक हैंडल करना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ हेरिटेज एसेट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने एक पॉइंट की वजह से इसको IPSAS 17 के अंदर ला रहे हैं, तो आपने फिर इसके मेजरमेंट बेसिस बतानी होंगी कि हम इसको किस बेस पे मेजर कर रहे हैं, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लाइफ का पता हो कि ये एसिड की लाइफ कितनी है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता लाइफ। लेकिन बाज़ दफ़ा एसिड की, हेरिटेज एसिड की लाइफ 100 ऑफ ईयर्स होती हैं, हमें पता ही नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जब आप वो सर्विस दे रहा है तो हम एक एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ रखेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये इतने 5 ईयर 10 ईयर जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इस फॉर्म में होने के बावजूद, मज़ीद इस पर कोई कॉस्ट ना लगाएं। तो उसके हिसाब से फिर हमने कोई ना कोई डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करते हैं। तो वो आपने नोट्स में बस जो भी आपने एज्यूम्स किया वो आपने बताना है। क्रॉस कैरिंग अमाउंट आपने फिर बतानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल के आखिर में कितनी होगी, इसी तरह रिकॉन्सिलेशन करनी है आपने कैरिंग अमाउंट की स्टार्टिंग में और साल के आखिर वाली को आपस में रिकॉन्साइल करके वो आपने बताना है हेरिटेज एसेट के डिस्क्लोजर नोट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो हैं ये लॉन्ग नेटवर्क होते हैं बड़े, जैसे रोड नेटवर्क हो गया, मोटरवे के प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा आपकी पावर सप्लाई का जो वापडा का एक बहुत बड़ा सिस्टम्स होता है, ये बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में होता है। और ये स्पेशलाइज्ड नेचर्स होते हैं और इसको आप इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसको कोई डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये तो इसके मेन करेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन इसको आपने हैंडल जो है ना वो IPSAS 17 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मुताबिक ही हैंडल करना है और काउंटिंग भी सारी उसी के मुताबिक करनी है। डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है ये आपको पता है, सिस्टमेटिक लोकेशंस होती है, हर साल कोई ना कोई अमाउंट 2% 3% या जो भी मेथड है अप्लाई करके उस एसेट की वैल्यू को कम किया जाता है। जैसे लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट है तो उस पर 5 लाख, उसकी अगर 5 मिलियन है तो 1% अप्लाई करें, तो जो रिमेनिंग होगी 1% माइनस करके वो डिप्रिसिएशन कहता है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिस पर एक्सेप्शंस भी होती हैं आपको, जैसे लैंड हो गया, बाद का लैंड की बिल्डिंग अमूमन वैल्यू अमूमन बढ़ रही होती है, कम नहीं होती है। डेप्रिसिएशन करते हुए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ का पता होना चाहिए और रेजिडुअल वैल्यू का पता होना चाहिए। बाद दफ़ा रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती तो वो नील होता है, तो वो भी उसके हिसाब से फिर आपने करनी होती है। यूज़फुल लाइफ अगर आपको पता है तो आपने यूज़फुल लाइफ के हिसाब से उसको करेंगे, और बाज़ दफ़ा आपकी प्रोडक्शंस के हिसाब से पता होता है कि यूनिट इतने प्रोड्यूस कर रहा है, इतने प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कम करते करते इतने पे आएगा, तो उसके हिसाब से आपने करनी होती है। रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि जब आपकी फॉर एग्जांपल एक एसेट की 10 ईयर की सर्विसेज है, लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस के लिए कार परचेज़ की और आप एज्यूम करते हैं कि ये 10 साल तक अच्छे तरीके से चलेगी, तो 10 साल बाद हम इसको सेल आउट कर देंगे। अब आपने उसकी डिप्रिसिएशन 10 साल के लिए करनी होती है, उसके बाद आपने उसको सेल करना है, तो जो भी इसकी एक्सपेक्ट करते हैं आप कि 10 साल बाद ये कार कितने में सेल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की परचेज़ की और आप एक्सपेक्ट करते हैं 10 साल बाद ये 10 लाख की सेल हो जाएगी, तो 10 लाख जो है उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब आपने जब भी डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी होगी तो 50 माइनस 10 लाख करके 40 पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी होगी आपने। डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो जो IPSAS आपको बता रहा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहा है, जिसमें आप 2% हर साल अप्लाई करते हैं या जो भी रेशो होती है। डिमिनिशिंग मेथड के पहले साल के वाले को माइनस करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उस पर फिर 2% अप्लाई करते हैं जो भी रेशो है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के हिसाब से चलती है। अच्छा, ये जो मैटर्स होते हैं इसको हर साल आप रिव्यू कर सकते हैं, साल के आखिर में आप इसको चेंज करना चाहें तो केस मैनेजमेंट पोजीशन में होती है कि इसको चेंज कर सकते हैं, IPSAS इसको अलाउ करते हैं आपको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट जब एंट्री होती है मेन, तो हम कैसे करते हैं, डेबिट करते हैं एसेट्स को और क्रेडिट करते हैं पेएबल को, ठीक है, जिसको हमने पेएबल करना होता है। अगर कैश दिया तो बैंक को कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे होता है, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर डालते हैं, और क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स को जो कि फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट होता है। अगर एक्सपेक्टेड लाइफ एसेट की चेंज हो रही है तो फिर आपने जो भी रिमेनिंग लाइफ होगी उस पर डिवाइड करना होता है। जैसे एग्जांपल दिया, एक एसेट आपने 50,000 का परचेज़ किया, उसकी यूज़फुल लाइफ 25 थी, तो 10 साल बाद लाजमी बात है उसकी डिप्रिसिएशन 10,000 हो चुकी होगी, क्योंकि
जब उसकी लाइफ 25 साल है तो आपने 50 डिवाइडेड बाई 25 कर दिया 25 को, तो हर साल की डेप्रिसिएशन 2000 निकलेगी। तो डेप्रिसिएशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन हो गई। तो अब उसकी रिमेनिंग कितनी बच गई, 40 उसकी रिमेनिंग बच गई। और उसकी सर्विस 25 में से 5 माइनस करें तो 20 ईयर्स बचनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जब आपने उसको जज किया तो पता चला इसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन अब 16 ईयर्स है, 20 ईयर नहीं है। तो अब आपने रिमेनिंग को 50 माइनस 10 जो 40 बचा था उसको 16 पे डिवाइड करके हर साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, जो कि अब 2000 से इंक्रीज़ करके 205,000 हो चुकी है। Subsequent expenditure on expenditure which can be capitalized, कहता है बाज़ दफ़ा आप नेक्स्ट ईयर एक पहले साल के बाद दूसरे साल तीसरे साल या किसी भी साल सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई एक्सपेंडिचर्स करते हैं, लेकिन उसको आप कैपिटलाइज कर देते हैं, उसकी कॉस्ट के अंदर शामिल कर देते हैं। तो वो क्या वजह होती है? तो बेसिकली कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप अगले सालों में कर रहे हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके बाद कर रहे हो, पहले साल के बाद, उसको तब कैपिटलाइज करते हैं, कॉस्ट में शामिल करते हैं कि उसकी वजह से उस एसेट की वर्थ में इजाफा हो जाए। ठीक है, अगर उसकी वर्थ में इजाफा नहीं हो रहा तो वो एक्सपेंस कंसीडर होगा, अगर वर्थ में इजाफा हो रहा है तो वो आपका कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कंसीडर होकर कैपिटलाइज में चला जाएगा। मतलब अगर इफ़ इट इज़ रिजल्ट इन द इन्हेंसमेंट ऑफ एन एसेट बियॉन्ड इट ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट से वो कुछ बढ़ जाए तो तब हम उसको कॉस्ट में शामिल करते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी, रिप्लेसिंग ब्रोकन विंडोज़ इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर खिड़की टूट जाती है, आप उसको रिपेयर करते हैं, तो ये बेसिकली आपका एक्सपेंस है। लेकिन आप उसी बिल्डिंग के अंदर एक नई खिड़की बनाते हैं, एक नई विंडो बनाते हैं, तो वो जो नई विंडो की बनने की वजह से उस रूम की, उस बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाता है, उसके अंदर लाइट अच्छे तरीके से आ जाती है, या उसमें हवा का अमल दखल बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, माहौल अच्छा हो जाता है, आपको कोई एडिशनल इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से ये जो आपकी न्यू बिल्डिंग एक्सटेंशन किया आपने विंडो की, तो ये बेसिकली ये आपका क्या होगा, आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। या ऐसे इसको एग्जांपल लें कि आप एक कैफेटेरिया था, कैफेटेरिया में आपने जो वहाँ पे कैफेटेरिया के अंदर आपने रंग रोगन का काम किया, वहाँ पे आपने पेंट का काम किया, तो ये बेसिकली आपका एक्सपेंस है। लेकिन कैफेटेरिया को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ी सी बिल्डिंग को न्यू एडिंग कर दी, उसमें एक्सटेंशन कर दी, साथ के कुछ एरियाज़ को उसके अंदर शामिल कर लिया, तो उसकी वजह से उस कैफेटेरिया की कैपेसिटी में इजाफा हो गया। तो ये आपकी जो कॉस्ट लगी है ये एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि आपकी उस कैफेटेरिया की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसके अंदर ये शामिल कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट विच मीट द रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया, तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसको आपने उसके अंदर शामिल कर लेना है। जैसे वो कहता है कि एक एसेट की 10 ईयर की सर्विस और 20,000 उसकी कॉस्ट थी, आपने उस पर फर्दर 10,000 लगाया, 10,000 लगाने की वजह से उसमें इजाफा हो गया, तो 20 + 10 और जो 4,000 आपका डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर देंगे। अब उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो बढ़ के 8 हो जाती है, तो 8 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। डी रिकग्नाइजेशन ऑफ पीपीई, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जितने भी हमने अभी पीछे देखे, हमने देखा है कि हमने उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसको रिकग्नाइज कैसे करना है और उसको मैयर कैसे करना है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे इंटर करना है और कहाँ इंटर करना है। अब क्वेश्चन है कि डी रिकग्नाइज कब करना है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने आउट कैसे करना है। इफ्सास आपको कौन सा क्राइटेरिया बताता है कि आपने अपने पीपीई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कब और कैसे आउट करना है। तो सबसे पहले वो बताता है कि आप डिस्पोजल कर रहे हैं, आप खुद ही उसको सेल कर रहे हैं, तो आपने लाजिम बात है आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आउट करना है। या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और सर्विस पोटेंशियल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट यूज़ और डिस्पोजल, कि अब उस बिल्डिंग से जो भी है आपका पीपीई का आइटम्स, उससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आना, किसी वजह से कोई भी सूरत हाल हो सकती है, या आप उसको आप सर्विस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार थी, ऑफिस की कार थी या कोई बस थी, रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके, तो अब आपने उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, वो सर्विस पोटेंशियल के काबिल नहीं है। अच्छा, जब भी हम एसेट को डिस्पोज करते हैं तो हमें या तो गेन होगा या लॉस होगा।
तो गेन जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, ठीक है, उसको हम सरप्लस के तौर पे प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, लॉस को हमेशा डेफिसिट के तौर पे कंसीडर करेंगे, अपना लॉस कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर। ये एक न्यूमेरिकल देखें, एक एजेंसी है, एजेंसी बी, वो एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट परचेज करती है 75,000 का। एसेट इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म लोन एंड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years। ये जो आप एसेट को परचेज कर रहे हैं 75,000 में, ये बेसिकली आप इसको लॉन्ग टर्म लोन के अगेंस्ट परचेज कर रहे हैं कि आपने साथ ही लोन भी लिया। एसेट की लाइफ 5 years है। अब देखते हैं इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। पहले साल की एंट्री देखते हैं। पहले साल हम नॉन करंट एसेट हमारा बना, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट बना, नॉन करंट एसेट डेबिट, इजाफा हो रहा है तो डेबिट करेंगे 75,000 से। क्या हमने उसको पे कर दिया? नहीं पे किया, हमने तो उसको लॉन्ग टर्म लोन के अगेंस्ट हैंडल किया है। तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितने अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे? 75,000, ये हो गई। लेकिन इस पे साथ ही हमने डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करनी है, किसकी 5 साल की सर्विसेज, 5 साल की इसकी लाइफ है। तो 75,000 डिवाइडेड बाई 5, 15,000। तो 15,000 आपकी क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी, एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर चला जाएगा 15,000 से, और जो 15,000 है उसको आपने क्रेडिट कर देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो आपका फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर चला जाएगा, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर्स में क्या होता है? द एसेट इज रीवैल्यूड। पहला साल गुजरता है, हम उसको मार्केट बेस पे अगर रीवैल्यूड करते हैं तो हमें पता चलता है कि एसेट की वैल्यू जो है वो 80,000 से। अब देखें, हमने तो उसको डेप्रिशिएशन करके 75,000 माइनस 15 करके हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू 60,000 थी, लेकिन मार्केट में जब रीवैल्यूड किया गया तो उसकी वैल्यू 80,000 निकली। अब हम इसमें कोई कॉलम बनाएंगे जैसे हमने पहले भी देखा था, बिफोर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशंस। तो बिफोर रिवैल्यूएशन 75,000, आफ्टर रिवैल्यूएशन नहीं, बिफोर रिवैल्यूएशन 75,000 माइनस 15,000 डेप्रिसिएशन करके 16,000 इसकी कैरिंग वैल्यू थी। आफ्टर रिवैल्यूएशन जब किया तो इसकी वैल्यू 80,000 निकली। अब देखें, जो डेप्रिसिएशन होकर 60,000 से 80,000 इंक्रीज हुआ 20,000 का, इसको हमने किस में कर देना है? हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देना है, 20,000 का जो इजाफा हुआ। और जो हमारा पहले डेप्रिसिएशन हो चुका था 15,000 का, उसको हमने आउट करना है, और बाकी 5,000 को हमने उस एसेट की कॉस्ट के अंदर शामिल करना है। तो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 थी, 5,000 के बाद इंक्रीज हो गई है 80,000 हो गई। तो 5,000 की मूव आई कॉस्ट के अंदर, 15,000 की मूव आई डेप्रिसिएशन के अंदर, 20,000 की मूव आई रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, जिसे कैरिंग वैल्यू कहेंगे। अब इसकी रिमेनिंग ईयर सर्विस, रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई? 4 years, क्योंकि 1 साल गुजर गया, अब 4 years। तो अब हमने जब भी इसको डेप्रिसिएशन करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 4 करके इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो इस साल की डेप्रिसिएशन इसकी 20,000 निकलेगी। अब सबसे पहले इसको करते हैं, 20,000 को हम रीवैल्यूएशन के अगेंस्ट क्रेडिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नॉन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम आउट कर रहे हैं, और डेबिट कर देंगे नॉन करंट एसेट्स को। और इस साल की डेप्रिसिएशन 20,000 डेबिट, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जाएगा, और 20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि आप इस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल 20 है, क्योंकि पिछली जो 15,000 की आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो आपने आउट कर दी रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट, ठीक हो गया। तो ये इस साल की एंट्री हो जाएगी। इस साल के आखिर में आपकी एसेट की वैल्यू 80 माइनस 20 बच के 60,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस साल आपकी डेप्रिसिएशन 20,000 और टोटल वैल्यू कितनी थी? 80। तो 80 में से आपने 20 माइनस किया तो 60,000। थर्ड ईयर में क्या होता है कि आप एसेट को सोल्ड कर देते हैं 65,000 पे। अब देखें, एसेट आपका कितने का था? 60,000 इसकी वैल्यू, आपने सोल्ड कर दिया 65 में, तो इसका मतलब 5,000 आपका गेन होता है। सबसे पहले हम डिस्पोजल कर देंगे एसेट को। एसेट की पिछले साल हमारी वैल्यू थी 80,000, तो उसको आपने डिस्पोज कर दिया नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 जो पिछली थी उसको भी डिस्पोज कर दिया, इंट्रीज को क्लोजिंग कर रहे हैं सबको। इसी तरह कैश जो
आपने 65,000 आपको कैश आया, उसको डिस्पोज कर देंगे। 5,000 आपका जो प्रॉफिट आया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर जाएगा, उसको भी डिस्पोज कर देंगे। और रीवैल्यूएशन रिजर्व जो आपका पीछे 20,000 था, उसको भी हम डिस्पोज कर रीवैल्यूएशन रिजर्व को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 20,000। और एक्यूमुलेटेड सरप्लस बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल 20,000 कर देंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है? द मेजरमेंट बेसिस यूज़, आपने जब भी इसके पीपी के डिस्क्लोजर नोट्स देने हैं तो आपने मेजरमेंट बेसिस बतानी है कि आपने कौन से मेजरमेंट मेथड यूज़ किया ऊपर। जैसे हमने देखा था कि हम कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं। इसके साथ डेप्रिसिएशन मेथड आपने कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा, फिर इसके अंदर परसेंटेज आप कौन से ले रहे हैं, तो आपने सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बताना है। यूज़फुल लाइफ आपने कितनी कंसीडर की है, ठीक है। यूज़फुल लाइफ किसी की 40 ईयर्स, किसी की 10 ईयर, किसी की 20। और हेरिटेज एसेट को भी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं पीपी के अंदर, तो उसकी आपने यूज़फुल लाइफ कितनी कंसीडर की है। डेप्रिसिएशन मेथड आप रेट्स कितना यूज़ कर रहे हैं, 2%, 3%, 5%, 10%, तो आपने बताना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है साल के शुरू में और साल के आखिर में आपने बतानी है। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी है साल के शुरू में, आखिर में, वो आपने बतानी है। इसके अलावा रिकन्सिलेशंस करनी है आपने कैरिंग अमाउंट की साल के शुरू में और साल के आखिर में। और आपने सारी चीज़ों की रिवैल्यूएशंस करनी है, किन किन चीज़ों की रिवैल्यूएशंस की करनी है, एडिशंस जितनी भी उनकी करनी है, डिस्पोजल्स की करनी है, डेप्रिसिएशंस फॉर द पीरियड्स करनी है, इम्पेयरमेंट के बारे में करना है। इसके अलावा भी कोई चेंजिंग होती है तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपने बतानी है, ठीक है।